साहबजादा साहब, अब ये बताइएगा कि पाकिस्तान इससे बड़ी उम्मीद लगा रहा है कि इसके दूरस्थ नताइज सामने होंगे, फलस्तीनियों को उनका हक खुद इरादियत भी मिलेगा, लेकिन जब इसराइली वजीर आजम का यह बयान अभी सामने आया, उन्होंने तो यू टर्न ले लिया अपने उस मुआहदे से ही, तो अब कैसे पाकिस्तान की उम्मीद पूरी होती दिखाई दे रही है आपको? जी बहुत शुक्रिया रबाब साहब। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि उर्दू का एक मुहावरा है, सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। जिस वक्त ये डील हुई तो उस वक्त यूएई ने ये कहा कि इससे जो एनेक्सेशन है इजरायली वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जैसे आपने कहा कि 24 घंटे भी अभी नहीं गुजरे थे तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर का ये बयान आया कि वो अपनी जो एनेक्सेशन का उनका प्लान है वो उसको ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि वो उसको उसी तरह जारी रखेंगे। तो इसलिए सबसे बड़ा जो इसका नुकसान है वो तो यही है कि जो तवक्कुआत यूएई उनसे वाबस्ता करके शायद कमिटमेंट्स दे रहे थे, ये उनकी स्टेटमेंट थी, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इसका सामने आएगा तो ही। लेकिन अब तक इससे यही लगता है कि अगर यूएई ने इससे कोई तवक्कुआत वाबस्ता की थी तो उससे इस फ़लस्तीन कॉज को कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उनको नुकसान होगा। और बहुत से अरब ममालिक, अगर आपने ट्रंप साहब की कॉन्फ्रेंस देखी है तो आपने सुना होगा कि उन्होंने फरमाया कि इसके बाद भी बहुत से अरब ममालिक हैं जिनका हम सरप्राइज देंगे। तो ओमान और बहरीन वगैरह और बाकी ममालिक ने जिस तरह से इसको वेलकम किया है, उससे लगता यही है कि बहुत से अरब ममालिक की अंडर द टेबल बहुत सी इस तरह की चीजें हो चुकी हैं। पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट है, ये मुझे जाती तौर पे इससे ये तासुर मिला है कि शायद जिस तरह सवालात प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में होती हैं तो एक डिप्लोमेटिक सा स्टेटमेंट जारी कर दिया जाता है फॉरेन ऑफिस की तरफ से, और ये एक बड़ी मतलब प्रिंसिपल सी बात है जी कि हम मिडल ईस्ट के अंदर अमन चाहते हैं। कौन अमन नहीं चाहता मिडल ईस्ट के अंदर? हम फलस्तीनियों के असूली मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं, तो यकीनन पाकिस्तान का उसमें यही मौक़िफ़ है। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट इस पर थोड़ा मजीद क्लियर होना चाहिए था, जिसमें इस डील के ऊपर कैटेगोरिकली रोशनी डाली जाती है। सही। साहबजादा साहब, अब ये जो झुकाव है इस वक्त अरब ममालिक का इसराइल की जानिब, इसकी वजह आपको क्या समझ आ रही है? ईरान हो सकता है इसकी वजह, जैसा जफर साहब भी कह रहे थे कि ईरान और चाइना से बहुत इस वक्त घबराए हैं। जी, चाइना और ईरान तो एक रीसेंट डेवलपमेंट है, लेकिन आप अगर जो डील ऑफ सेंचुरी ट्रंप ने अनाउंस की थी उसमें देखें, जॉर्डन और इजिप्ट जो हैं वो प्रीवियसली उन्होंने पीस डील साइन की हुई है इसराइल के साथ, लेकिन जो डील ऑफ सेंचुरी थी उसकी तकरीब में जॉर्डन और इजिप्ट के नुमाइंदे नहीं गए थे, लेकिन ओमान, बहरीन और यूएई के नुमाइंदे उसके अंदर शरीक हुए थे। इससे आपको ये मालूम होता है कि ये कोई आज की बात नहीं है। कोविड के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का स्टेटमेंट था, उसके अलावा भी इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि जो इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी है वो बहुत से अरब ममालिक में उनके साथ रवाबित में हैं और वो कोविड से निपटने के लिए अपने इक़दामात कर रहे हैं और अपने दोस्तों की खिदमत ले रहे हैं। इसलिए ये सिर्फ ईरान और चाइना की बात नहीं है, बल्कि अंडर द टेबल तो ये बहुत अरसे से इनकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। बल्कि गालिबन ये नवंबर 2015 की बात है, इसराइल ने ये अनाउंस भी किया था कि वो अपना ऑफिस जो है वो यूएई के अंदर खोलेंगे। मेरा ज़ाती गुमान इसमें यह है कि इसराइल का जो उसको जो प्रोटेक्ट करता है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, और ट्रंप साहब की ये डिप्लोमेसी का बुनियादी हिस्सा था कि वो अरब ममालिक को करेंगे इसराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करने के ऊपर। और ट्रंप साहब ने इस बात के लिए अपना एक स्पेशल एनवॉय भी मुकर्रर किया और वो मुसलसल इसी काविश में हैं, और वो इसी बुनियाद पे कह रहे हैं कि बहुत से और अरब ममालिक को भी वो इसमें सामने लाएंगे और लोगों को वो इस पे सरप्राइज करेंगे। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी का हिस्सा है। चाइना ईरान रीसेंट डेवलपमेंट है। आर्मी चीफ जा रहे हैं 16 अगस्त को सऊदी अरब। इस वक्त जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं, कितनी अहमियत है इस दौरे की? जी, इस दौरे की बहुत अहमियत है, क्योंकि कश्मीर का जो 5 अगस्त का पाकिस्तान में सेलिब्रेशन का एक था, उस दौरान जो कौमी एक अज़म था वो बहुत अरूज पे था, और हम तवक्को रखते थे कि ओआईसी भी इसके ऊपर एक स्टैंड लेगी, क्योंकि ये एक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि उसका सेक्रेटेरिएट जो है वो सऊदी अरब में है और ओआईसी का सबसे मौसर मुल्क भी सऊदी अरब है। तो ये गुमान किया जाता है कि अगर वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन इंटरेस्ट ले तो इस तरह का
اجلاس کیا بھی جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے اس میں باقی اسلامی ممالک بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیشہ لیڈ رول وہاں کا رہا ہے۔ اور میں اس میں ایک جو کریڈٹ ہے وہ بھی میں ضرور بات کرنا چاہوں گا سعودی عرب کے لیے، کہ بہت مرتبہ خطبہ حج کے اندر بھی اور حرم مکی کی دعاؤں میں بھی کشمیر کا ذکر رہا ہے، جو یقیناً وہاں کے فرما رواؤں کی دلچسپی سے اور ان کی اجازت سے ہوتا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی OIC کے جب اس کی بنیاد پڑی تھی 69 میں، تو اس وقت اس میں بنیادی یہ دو ہی ایشو تھے، کشمیر کا تھا اور فلسطین کا ایشو تھا اقصی فائر کے بعد۔ تو اس میں جو سرد مہری ہے اس کی وجہ سے پاکستان یہ محسوس کرتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے اوپر پاکستان کو جو ڈپلومیٹک سپورٹ ہمارے برادر اسلامی ممالک کر سکتے تھے اور جو پاکستان توقع کرتا تھا وہ نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد کچھ بیان اس طرح کے گرما گرم آئے، وہ کیا تھے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس سے تھوڑی کشیدہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ سعودی عرب ہماری ایک تو حجاز کی وجہ سے مقدس مقام ہے، وہ ہماری ایک اس سے مذہبی ضرور وابستگی ہے، لیکن اس کے علاوہ صرف سعودی عرب پاکستان کی مجبوری نہیں ہے اور صرف پاکستان سعودی عرب کی مجبوری نہیں ہے۔ ہمارے معاشی اور عسکری مفادات آپس میں ایسے جڑے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی مجبوری ہیں، اور ہمارے اچھے تعلقات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سعودی عرب جہاں دنیا اسلام میں ایک اہمیت رکھتا ہے، پاکستان بھی دنیا اسلام کے اندر اور اس خطے کے اندر اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے۔ بالکل، اس لیے یہ بہت مناسب وقت ہے کہ جو کچھ تھوڑی بہت ڈپلومیٹکلی سردی گرمی ہے اس کو کم کیا جائے، اور میرے خیال میں اس حوالے سے پاکستان میں جہاں باقی ادارے ہیں ان میں یہ ایک مطلب ناؤن فیکٹ ہے کہ آرمی چیف کا جانا ایک غیر معمولی بات ہے اور اتھارٹی جا رہی ہے، تو میرا خیال ہے جو بھی باتیں ہوں گی وہ بہت کھلی اور پاکستان اور سعودی عرب دونوں کے مفاد